डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारतीय संसद की नई बिल्डिंग में अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने पर भड़के नेपाल के विपक्षी दलों ने अब नापाक चाल चली है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने अखंड भारत के जवाब में अपने ऑफिस में नया ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया है। इसमें यूपी और बिहार के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। वहीं नेपाल की सरकार ने अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विपक्षी दल इस पूरे मामले को बेवजह गरमाए हुए हैं। केपी ओली और उनकी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने प्रचंड सरकार से मांग की है कि वे अखंड भारत के भित्ति चित्र के मुद्दे को भारत के साथ उठाएं। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज एक बार फिर से साफ किया है कि यह नक्शा सम्राट अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। काठमांडू के मेयर इस समय बेंगलुरु में हैं और अपनी पत्नी का इलाज करा रहे हैं। उन्होंने अपने भारत दौरे से पहले इस नक्शे को अपने कार्यालय में लगवाया था। एक समय में नेपाल का साम्राज्य पूर्व में तीस्ता से लेकर पश्चिम में सतलज नदी तक फैला हुआ था। हालांकि ब्रिटेन के साथ युद्ध के बाद नेपाल को यह बड़ा इलाका गंवाना पड़ा था। इस युद्ध के बाद मेची से लेकर तीस्ता, महाकाली से लेकर सतलज तक का इलाका हमेशा के लिए भारत का अंग हो गया था। इस नए नक्शे में यूपी का गोरखपुर और उससे लगा इलाका तथा बिहार के कई इलाके नेपाल का हिस्सा दिखाए गए हैं। नेपाली मेयर के कार्यालय में लगे ग्रेटर नेपाल के नक्शे में पूर्व में तीस्ता, पश्चिम में कांगड़ा तक का भारतीय इलाका दिखाया गया है। यही नहीं, नेपाल में अभी मांग उठ रही है कि इन इलाकों को नेपाल को वापस किया जाए। भारत समर्थक कहीं जाने वाली नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता गगन थापा ने गुरुवार को कहा कि नेपाल सरकार को आधिकारिक रूप से ग्रेटर नेपाल का नक्शा प्रकाशित करना चाहिए। थापा ने कहा, यदि एक देश सांस्कृतिक नक्शा प्रकाशित करता है, आगे बढ़ता है, तो नेपाल को भी ग्रेटर नेपाल का नक्शा प्रकाशित करने का अधिकार है। थापा ने कहा कि यदि नेपाल नया नक्शा प्रकाशित करता है तो भारत को इस पर आपत्ति नहीं जताना चाहिए, इसकी बजाय भारत को इसे स्वीकार करना चाहिए। इस पूरे अखंड भारत विवाद में हाल ही में नई दिल्ली की यात्रा पर आए नेपाल के पीएम प्रचंड ने भारत का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे को भारत का उठाया है, लेकिन इसकी डिटेल हम मीडिया में प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इसके जवाब में भारत ने कहा था कि ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नक्शा है, न कि राजनीतिक नक्शा। इसे राजनीतिक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। इस नक्शे के अध्ययन की जरूरत है, लेकिन मैंने इस मुद्दे को भारत का उठाया था। इससे पहले अखंड भारत नक्शे के मामले में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने भारत को चेतावनी दी थी। भारत और नेपाल के बीच इस समय कालापानी, लिपुलेख और लिम्पी अधूरा को लेकर सीमा विवाद है। ये सभी इलाके अभी भारतीय नियंत्रण में हैं और नेपाल इन पर अपना दावा जताता है। साल 2020 में चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी ओली ने इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताते हुए नया नक्शा जारी किया था। इसके बाद दोनों के बीच रिश्ते रसातन में चले गए थे। आइए अब हम पाकिस्तान के बारे में बात कर लें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अब खुलेआम चेतावनी दे दी है। पाकिस्तानी सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ बैठक के बाद सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि हम 9 मई को न तो भूले हैं और न ही किसी को माफ़ करेंगे। पाकिस्तानी सेना ने खुलासा किया कि इमरान खान ने लाहौर के कोर कमांडर के घर पर हमले के दौरान अपने नेताओं को सैकड़ों कॉल की थी। इस बीच इमरान खान के खिलाफ हत्या के मामले में भी अब मामला दर्ज हो गया है। ऐसे में अब ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या इमरान खान का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से फांसी देने की तैयारी हो रही है, या उन्हें नवाज शरीफ की तरह देश को छोड़कर जाना होगा। यही नहीं, मुनीर की सेना ने इमरान समर्थक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को भी इस पूरे मामले से दूर रहने की चेतावनी दी है। इमरान खान के खिलाफ दर्ज ताज़ा मामला हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। अब तक इमरान के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं, लेकिन हत्या का कोई मामला नहीं दर्ज हुआ था। इस बीच एक दुर्लभ घटना में पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को बहुत ही सख्त बयान जारी किया। सेना ने साफ कर दिया है कि 9 मई की हिंसा के लिए न तो हम किसी को माफ़ करेंगे और न ही भूलेंगे। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि वो 9 मई की हिंसा में शामिल किसी साजिशकर्ता, उकसाने वाले या हमलावर को माफ़ नहीं करेंगे। उसने यह भी कहा कि अगर कोई इन आरोपियों को बचाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि सेना का इशारा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की ओर था, जो इमरान खान और उसके समर्थकों को बेल देती जा रही है। जनरल मुनीर ने कहा कि सभी के साथ बहुत कड़ाई के साथ निपटा जाएगा। जनरल मुनीर की सेना ने अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए भी साफ कर दिया कि वह सेना के ठिकानों, इमारतों, प्रतीकों आदि पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाएगी। उसने कहा कि किसी को भी दोषियों को सजा से बचाने के लिए मानवाधिकारों का रोना नहीं रोना चाहिए। इससे पहले इमरान खान की पार्टी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों से गुहार लगाई थी कि मानवाधिकारों को लेकर पाकिस्तानी सेना पर दबाव डाला जाए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अब इमरान खान और पीटीआई के अन्य नेताओं के खिलाफ 9 मई के हमले की योजना बनाने वाले और मास्टरमाइंड का मुकदमा चल सकता है। इसी को लेकर इमरान खान और उनकी पार्टी दहशत में है। कई विशेषज्ञ भी डर जता रहे हैं कि इमरान खान का हाल वही हो सकता है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुआ था।
भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। वहीं कई विश्लेषक कह रहे हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ की तरह से कुछ साल के लिए विदेश जा सकते हैं। वैसे इमरान खान कह रहे हैं कि वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसे में जल्दी उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। आइए अब एयर इंडिया के बारे में बात कर ले। एयर इंडिया ने ऐलान किया कि दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहे विमान के उन सभी यात्रियों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे जो रूस में फंस गए थे। 2 दिन रूस में ही फंसे रहने के बाद गुरुवार को आखिरकार ये विमान सैन फ्रांसिस्को पहुंचा। मंगलवार को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को इंजन में खराबी की वजह से रूस के सुदूर पूर्वी मगदान इलाके में आपात स्थिति में उतारना पड़ा था। अचानक रूस में लैंड करने के बाद रूसी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को लेकर चर्चा छिड़ गई थी। विमान में 216 यात्रियों समेत चालक दल के 16 लोग भी शामिल थे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अधिकतर पश्चिमी देशों ने रूसी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है। ऐसे में एक बहस छिड़ गई कि क्या अमेरिकी विमानों के उन विमान सेवाओं पर रोक लगानी चाहिए जो अमेरिका तक उड़ान के लिए रूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर विमान के यात्रियों की भी तस्वीरें वायरल हुई। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यात्रियों के अस्थायी तौर पर जिस जगह ठहराया गया वो कोई होटल नहीं था और न ही यात्रियों के लिए अलग कमरों की कोई व्यवस्था की गई थी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस ये छिड़ गई कि क्या एयर इंडिया को अपने यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए थी। एयर इंडिया ने बताया कि मगदान में फंसे यात्रियों को लेकर विशेष विमान गुरुवार को सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया था। विमान के रूस में लैंड करने से एक दिन पहले अमेरिका की एक जानी मानी विमान कंपनी ने रूसी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी, जबकि भारत की कंपनी ने इसके विरोध में अपनी राय रखी थी। वैश्विक हवाई रास्तों को लेकर मंगलवार को खत्म हुई बैठक में रूसी हवाई क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई थी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कुछ पश्चिमी मुल्कों ने रूस की विमानन कंपनियों पर अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को लेकर रोक लगा दी। बदले में रूस ने कुछ विदेशी कंपनियों पर अपने हवाई क्षेत्र इस्तेमाल को लेकर पाबंदी लगाई। इस कारण कई कंपनियों को भौगोलिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े मुल्क की सीमाओं के बाहर से घूमकर अपने ठिकानों पर जाना होता है। अमेरिका, यूरोपीय और जापान विमानी कंपनियों ने अपनी उड़ानें रूस के ऊपर से ले जानी बंद कर दी है, लेकिन भारत की एयर इंडिया, खाड़ी क्षेत्र के कई देश और चीनी विमानन कंपनियों ने रूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना जारी रखा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये उड़ानें अधिक वक्त नहीं लेती हैं, उनकी कीमतें भी कम होती हैं। अमेरिका कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस के सीईओ स्कॉट किर्बी ने हाल ही में कहा है कि विमानों को अब पहले की तुलना में अधिक रास्ता घूमकर भारत तक जाना होता है, इसलिए आर्थिक और विमानों की रेंज जैसे कारणों से भारत तक चला रही कई उड़ानों को उन्हें रोकना पड़ा है। सोमवार को उन्होंने सवाल किया था कि आम अमेरिकी नागरिक जिस विमान में हो वो विमान रूस में लैंड कर जाए तब क्या होगा। एक तरह का नया संकट पैदा कर सकता है। ट्रैवल ब्लॉगर मैथ्यू क्लिंट ने कहा, मुझे लगता है कि मौजूदा हालत में एयर इंडिया जो कर सकता था कर रहा है, लेकिन इस घटना ने एक दूसरी चिंता को जन्म दिया है। अगर एयर इंडिया ने रूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल जारी रखा तो क्या अमेरिका को उस पर बैन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिकी विमानन कंपनी के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान से एक और खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों अपने नंबर 2 कहे जाने वाले शाह मोहम्मद कुरैशी से काफ़ी नाराज़ हैं। ऐसी खबरें हैं कि इमरान खान कुरैशी को अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बाहर भी कर सकते हैं। कुरैशी इस वक्त पीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। शाह महमूद कुरैशी मंगलवार शाम को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा मामले में जेल से रिहा हुए हैं। रिहाई के बाद कुरैशी ने इंसाफ का झंडा लेकर चलने का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने इमरान खान से आगे की रणनीति को लेकर मुलाकात की, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। कुरैशी इमरान खान के मंत्रिमंडल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री रह चुके हैं। जेल से रिहा होने के बाद पहली मुलाकात के दौरान शाह मोहम्मद कुरैशी ने इमरान खान को भविष्य की रणनीति को लेकर सलाह दी थी। जियो न्यूज़ ने कुरैशी के एक बेहद करीबी दोस्त के हवाले से बताया कि मुलाकात के दौरान शाह मोहम्मद कुरैशी ने पूर्व पीएम इमरान खान को कुछ समय के लिए पीछे हटने, विदेश जाने या कम से कम चुप्पी बनाए रखने की सलाह दी है। उन्होंने इमरान खान से उन्हें और अन्य लोगों को मुद्दों को सुलझाने के लिए भी कहा। कुरैशी ने यह भी कहा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वह फिर से पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। कुरैशी ने पीटीआई प्रमुख से कहा कि यह मुश्किल समय है और अपनी भावनाओं में बहकर जाने के बजाय बुद्धिमानी से निर्णय लेने की जरूरत है। सूत्रों ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र का कहना है कि कुरैशी ने पीटीआई के अध्यक्ष को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्त लोग जो अपने गुमराह कर रहे हैं वे इन परिस्थितियों में उनकी मदद नहीं कर सकते। इस पर खान ने कुरैशी पर अपना गुस्सा जाहिर किया। मुलाकात के बाद कुरैशी बिना मीडिया कर्मी से बात किए जमान पार्क से कराची के लिए रवाना हो गए। इन घटनाक्रमों की पुष्टि के लिए जब कुरैशी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, उनके सभी फ़ोन नंबर स्विच ऑफ पाए गए। द न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार कुरैशी के साथ तीखी नोकझोंक के बाद पीटीआई अध्यक्ष ने एक वीडियो संबोधन में वही दोहराया जो वो कह रहे थे। आइए हम चीन के बारे में बात कर लें। चीन के तेवर को देखते हुए कूटनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन का सर्वोच्च नेतृत्व युद्ध की तैयारियों में है। प्रेस ब्रीफिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं का लहजा अब काफ़ी सख्त दिख रहा है। सिंगापुर में हुए सांग्रीला डायलॉग में चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू ने भी आक्रामक अंदाज में भाषण दिया था।
इस बीच चीन ने ऐलान किया कि उसने पूरे देश को एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने का काम पूरा कर लिया है। चीनी अधिकारियों ने कहा कि दुनिया में जटिल होती स्थितियों को देखते हुए चीन सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को अपने विशाल बाजार का सहारा देने की सोच के तहत ये कदम उठाया है। उधर कूटनीतिक क्षेत्र में चीन का दावा है कि हाल ही में उसे ताइवान के मुद्दे पर बड़ी सफलता मिली है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सूत्रों ने दावा किया कि ताइवान के सवाल पर दुनिया के ज़्यादातर देशों का समर्थन उसे हासिल हो चुका है। ये तमाम देश ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं। ताइवान फिलहाल स्वशासित द्वीप है, लेकिन चीन का हमेशा बहाना रहा है कि यह उसका हिस्सा है। 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, तब चीन की आबादी का एक तबका ताइवान चला गया और वहां अपना निवास बना लिया। ताइवान की आबादी 2 करोड़ 30 लाख है। रविवार को सांग्री-ला डायलॉग को संबोधित करते हुए ली शांगफू ने कहा था कि ताइवान को अलग करने की किसी कोशिश को चीन बर्दाश्त नहीं करेगा। कूटनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि अगर ताइवान के मुद्दे पर लड़ाई हुई तो रूस चीन के सबसे बड़े सहायक के रूप में सामने आएगा। यूक्रेन युद्ध में चीन रूस का सहारा बना है। यह युद्ध शुरू होने के बाद से चीन और रूस के बीच आपसी व्यापार में 40% की बढ़ोतरी हुई है। रूस ने बार बार संकेत दिया कि पश्चिमी देशों के साथ बढ़ रहे टकराव में उनका समर्थन चीन के साथ है। इस बीच चीन ने यूरोपीय देशों को यह समझाने की मुहिम तेज कर रखी है कि वे ताइवान के मामले में अमेरिका का आक्रामक रुख का साथ न दे। बीते मार्च में अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से कहा था कि चीन से टकराव के मामले में यूरोप को अमेरिका का पिछलकू नहीं बनना चाहिए। इस बयान को चीन की एक बड़ी कूटनीतिक जीत समझा गया था, लेकिन इस मुद्दे पर यूरोप एकमत नहीं है। दुनिया के जिन 13 देशों ने अभी तक ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता दे रखी है, उनमें वेटिकन शामिल है, जिसका कैथोलिक मत का मुख्य स्थल होने के कारण पूरी ईसाई दुनिया में काफ़ी प्रभाव है। लेकिन अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर लाइल गोल्डस्टीन ने ब्रिटिश अखबार द गार्जियन से कहा है कि ताइवान से कूटनीतिक संबंध रखने वाले बच्चे खुचे देश इतने छोटे हैं कि चीन उनकी परवाह नहीं करता। जो देश ताइवान को चीन का हिस्सा मान चुके हैं। चीन की रणनीति उन देशों पर अपनी यह मान्यता दोहराने के लिए दबाव बनाने की रही है, जिससे उसे काफ़ी सफलता मिली है। विशेषज्ञों के मुताबिक कूटनीतिक मोर्चे पर सफलता के बाद अब युद्ध काल में चीन ने घरेलू अर्थव्यवस्था को संभाले रखने की तैयारियों में जुट गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।